ठीक है, तो चलो ऐसे आदमी की बात करते हैं जिसके पास एक खोए हुए सूटकेस से भी ज्यादा एयर माइल्स हैं। मैं बात कर रहा हूं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। अब इससे पहले कि वो वर्ल्ड लीडर्स के साथ हाथ मिलाते और सेल्फीज लेते, मोदी एक हम्बल बैकग्राउंड से थे। जरा सोचिए, एक आदमी जिसने कभी रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय बेचने में मदद की थी, वो अब बिग टेबल पर बैठा है प्रेसिडेंट्स किंग्स। ये अल्टीमेट ग्लो अप स्टोरी जैसा है। जब वो 2014 में पावर में आए, ये सिर्फ इंडिया के लिए एक पॉलिटिकल चेंज नहीं था, ये वर्ल्ड स्टेज पर उसकी भूमिका के लिए एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत थी। लोग सोच रहे थे, ये आदमी कौन है और ये क्या चाहता है। पता चला, वो इंडिया को एक ग्लोबल प्लेयर बनाना चाहता था, सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं। मोदी से पहले इंडिया को अक्सर ये विशाल सोया हुआ हाथी माना जाता था। आपको पता है कि ये पावरफुल है, लेकिन बस ये काइंडा है। ये नॉन अलाइंड क्लब का हिस्सा था, जिसका हाई स्कूल टर्म्स में मतलब है कि वो पॉपुलर किड्स के बीच किसी एक का पक्ष नहीं लेना चाहता था। अमेरिका रशा, लेकिन मोदी एक अलग एनर्जी के साथ आए। वो उस नए स्टूडेंट की तरह थे जिसने पहले ही दिन तय कर लिया कि वो सबके साथ दोस्त बनेगा। जॉकस नर्ड्स आर्ट किड्स, उन्होंने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को पैसिव, प्लीज हमें परेशान मत करो, से एक्टिव, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, में बदल दिया। ये सिर्फ दोस्त बनाने के बारे में नहीं था, ये इंडिया को इग्नोर करना नामुमकिन बनाने के बारे में था। उनका अप्रोच पूरी तरह से 180 डिग्री टर्न था। वर्ल्ड लीडर्स के कॉल करने का वेट करने के बजाय उन्होंने उन्हें कॉल करना शुरू कर दिया और उनके पास उड़कर जाने लगे और उन्हें हग करने लगे। सीरियसली, उस आदमी का एक सिग्नेचर हग है। ये एक फुल कॉन्टैक्ट, हम इसमें साथ हैं टाइप का एम्ब्रेस है। ये पर्सनल टच डिप्लोमेसी उनका ट्रेडमार्क बन गया। इसने पुराने फॉर्मल डिप्लोमेसी से एक ज्यादा पर्सनल, हैंड्स ऑन स्टाइल में बदलाव का संकेत दिया। वो समझ गए थे कि सोशल मीडिया और 24 घंटे की न्यूज से डोमिनेटेड दुनिया में एक पावरफुल लीडर के साथ एक अच्छा फोटो ऑप एक साइन की हुई ट्रीटी जितना ही इम्पैक्टफुल हो सकता है। ये मॉडर्न एज के लिए डिजाइन की गई एक स्ट्रैटेजी थी और इसने तुरंत दुनिया का ध्यान खींचा। तो जब हम मोदी के ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करते हैं, तो हम असल में रिब्रांडिंग की एक कहानी की बात कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसे देश को लिया जो अपनी हिस्ट्री, कल्चर, मैसिव पॉपुलेशन के लिए जाना जाता था, और उन्होंने एक नया लेबल जोड़ा, ग्लोबल एम्बिशन। जब वह 2014 में पावर में आए, तो ये भारत के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल चेंज नहीं था, ये वर्ल्ड स्टेज पर इसकी भूमिका के लिए एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत थी। 2014 में वह यूनाइटेड नेशंस गए और एक इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का प्रस्ताव रखा। रिकॉर्ड नंबर ऑन ऑफ कंट्रीज ने रेजोल्यूशन को को स्पॉन्सर किया और यह 3 महीने से भी कम समय में पास हो गया। अचानक हर जून 21 को पूरी दुनिया एक साथ डाउनवर्ड फेसिंग डॉग कर रही थी। यह इंडियन कल्चर के एक हिस्से को एक्सपोर्ट करने और इंडिया को ग्लोबल वेलनेस और पीस के सोर्स के रूप में ब्रांड करने का एक शानदार तरीका था। यह सॉफ्ट पावर पुश दूसरे एरियाज में भी जारी रहा, खासकर क्लाइमेट चेंज के फ्रंट पर। सालों से इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को प्रॉब्लम का हिस्सा माना जाता था, लेकिन 2015 की पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में मोदी ने स्क्रिप्ट पलट दी। उन्होंने इंडिया को सॉल्यूशन खोजने में लीडर के रूप में पोजीशन किया। उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के क्रिएशन की अनाउंसमेंट की, एक ग्लोबल ओन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है और जो सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए डेडिकेटेड है। ये बहुत बड़ी बात थी। इंडिया सिर्फ एमिशन कम करने के लिए एग्री नहीं कर रहा था, ये सबको ऐसा करने में मदद करने के लिए एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बना और लीड कर रहा था। ये कहने का एक तरीका था, हम सिर्फ ऑन बोर्ड नहीं हैं, हम इस चीज को चलाने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि जगलिंग मुश्किल है, तो सुपर पावर्स को जगल करने की कोशिश करें। ये मोदी की फॉरेन पॉलिसी का केंद्र रहा है। एक तरफ इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के पहले से ज्यादा करीब आ गया है। उन्होंने अपने डिफेंस रिलेशनशिप को और गहरा किया है, क्वाड में की पार्टनर्स बनकर, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसका मकसद एक फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक को पक्का करना है। इसे इस रीजन में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने का एक तरीका माना जाता है। मोदी ने सॉवरेंटी के चैलेंजेस को खुलकर बताने से गुरेज नहीं किया, बीजिंग को एक साफ सिग्नल। यह इंडिया के ट्रेडिशनल नॉन अलाइनमेंट से वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के साथ इश्यू बेस्ड अलाइनमेंट की ओर एक बदलाव था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ करीब आते हुए भी मोदी ने रशिया के साथ एक मजबूत हिस्टोरिक रिलेशनशिप बनाए रखा है। यूक्रेन क्राइसिस शुरू होने के बाद वेस्टर्न सैंक्शंस के बावजूद इंडिया ने रशियन ऑयल खरीदना जारी रखा। इंडिया ने रशिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज में हिस्सा लिया। इस कदम ने वॉशिंगटन और ब्रसल्स में लोगों को कंफ्यूज कर दिया। इंडिया के लिए यह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की एक मास्टर क्लास थी। मैसेज साफ था, इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर फैसले लेगा। दोनों तरफ डुएस्ट, एक नए कोल्ड वॉर में शामिल होने से इनकार।
ये टेलर स्विफ्ट और कान्ये दोनों के साथ दोस्त होने जैसा है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इंडिया इसे कर रहा है। ये बैलेंसिंग एक्ट मोदी के ग्लोबल पॉलिटिक्स पर असर का कोर है। उन्होंने ये फिर से डिफाइन किया है कि 21वीं सदी में एक बड़ी ताकत होने का क्या मतलब है। ये किसी एक कैंप को चुनने के बारे में नहीं है। ये सभी कैंप्स के साथ इंगेज करने की ताकत और कॉन्फिडेंस के बारे में है। इंडिया ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, एक ऐसा ब्लॉक जिसे चाइना और रशिया लीड करते हैं, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स लेड क्वाड का सेंट्रल पार्ट होते हुए भी दोनों दुनिया में पैर रखने की ये एबिलिटी इंडिया को एक यूनिक पोजीशन देती है। ये एक ब्रिज का काम कर सकता है, एक मीडिएटर का, या एक ऐसी पावर जो अपना रास्ता खुद फॉलो करती है, इंडिया का रास्ता। ब्रीफली में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल ने दुनिया में भारत की जगह को फंडामेंटली बदल दिया है। उन्होंने एक ऐसे देश को जो हिचकिचाता था, एक ऐसा देश बना दिया है जो असर्टिव और एम्बिशियस है। पर्सनल डिप्लोमेसी के जरिए, सॉफ्ट पावर का स्मार्ट यूज करके और एक डेयरिंग स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग एक्ट के साथ उन्होंने इंडिया के लिए एक लीडिंग पावर के तौर पर एक नई भूमिका घड़ी है। अब सिर्फ एक रीजनल प्लेयर नहीं, मोदी के अंडर इंडिया एक क्रूशियल वॉइस बन गया है, जिसे ग्लोबल पावर्स इग्नोर नहीं कर सकती। जब दुनिया बड़े इश्यूज, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल सिक्योरिटी पर बात करती है, तो इंडिया के पास न केवल टेबल पर सीट होती है, बल्कि अक्सर वो मेन्यू सेट करने में भी हेल्प करता है।